हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई। 100% सिलेक्शन तो मुझे दिलवा के रहना है, चाहे कुछ भी हो। मेरे डियर स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, 100% मिलेगा सिलेक्शन। एक एक क्वेश्चन आज भी मैं चुनकर लेकर आया हूँ। पर पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं कोई कंजूसी जरूर है। पता नहीं किस चीज में है, वो तो आप लोग समझते होंगे। लाइक में शायद हो सकती है कुछ कंजूसी है, या सब्सक्राइब में, वो आप लोग देख लेना। पर चलिए शुरू करते हैं ये वाली क्लास। एक एक क्वेश्चन वो है जो बार बार पेपर में आता है, और 100% सिलेक्शन के लिए भैया आपको सीखने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। दूसरा, जब आप लोग क्लास अटेंड करते हो तो उस क्लास में अपने पास पेन कॉपी रखा करो, क्योंकि जो भी आपका शॉर्ट मेथड आता है, यानी कि जिससे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से जल्दी सोल्व कर सकते हो, उसको नोट कर लिया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन से आंसर आपको आते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। जब भी आपको लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आपको क्या करना है। अगर यहाँ पे चार विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो वो चार ही होगा। जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछते हैं उतना ही उसका औसत हो जाता है। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम पांच सम संख्याओं का औसत क्या है। देखो, अगर विषम संख्याओं का पूछता है तो वही रहता है, और अगर आपसे प्रथम पांच या छह जितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछेगा, यानी कि इवन नंबर का, तो अगर यहाँ पे पांच का पूछा है तो आपको पांच में एक प्लस कर देना है, यानी कि छह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। क्लियर बच्चों? अगर आपको प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो वो एन ही होगा, यानी कि जितनी संख्या वही औसत होगा। और अगर आपको प्रथम एन संख्याओं का औसत पूछता है तो वो आपका n+1 हो जाएगा। जितनी भी संख्याओं का औसत पूछेगा उसमें एक जोड़ देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 30 आदमी किसी कार्य को करते हैं 60 दिन में, तो अगर 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, हमें यह बताना है। तो बच्चे यहां पे आप ध्यान रखना, अगर आपको बताना कितने दिन में करेंगे, दिन आपको निकालना है, तो आपको क्या करना होगा। 30 आदमी काम को 60 दिन में करते हैं, तो काम बराबर होता है आदमी गुना समय, यानी कि 3 × 60 कर दीजिएगा। डिवाइड बाय, अगर पूछ रहा है 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, 20 से आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि आदमी गुना दिन डिवाइड बाय आदमी। हल करेंगे 20 या 60, 30 या 90, तो बच्चे 20 आदमी 90 दिन में काम को करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। यहीं पर अगर आपको यह पूछ लेता कि भाई 30 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो बताओ 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना था, इनकी गुणा और डिवाइड बाय हम 10 करेंगे तो आदमियों की संख्या आएगी। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वर्क बराबर क्या होता है, मैन इंटू डे होते हैं, और काम हमेशा बराबर रहता है। तो हम ये कह सकते हैं m1 × d1 इज इक्वल टू m2 × d2। m1 m2 क्या है आपका, देखो पहले आदमी 30 है तो ये आपका m1 हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया d1, फिर आपका m2 हो गया 20 आदमी, और d2 हमसे पूछ रहा है, तो बस यही हमने वैल्यू रखी और इसी से हमारा ये आंसर आया। m1 d1 कितना हो गया, 30 × 60 इज इक्वल टू 20 × d2 हमें निकालना था कितने दिन में करेगा। तो बच्चे आपको अब यहां से पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे d2 पूछा जा रहा है तो जितने आदमी दिए गए उससे डिवाइड करेंगे, और अगर आपसे m2 पूछा है तब आपका m1 × d1 डिवाइड बाय आपका d2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसेप्ट वाइज बात करेंगे ताकि कोई दिक्कत ही ना हो बच्चे पेपर में आपको। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 50 रुपए और खर्च किए। यदि पुरानी साइकिल उसने 600 रुपए में बेच दी तो उसको कितना लाभ प्रतिशत हुआ, हमें ये बताना है। देखो, सबसे पहले उसने साइकिल खरीदी, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। साइकिल कितने में खरीदी, 450 रुपए की। कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे हमारा 450 रुपए, लेकिन उसने 50 रुपए और खर्च किए। तो अगर हम सामान को खरीद रहे हैं और उसके ऊपर और खर्च कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्रय मूल्य में ही जुड़ जाता है। उसको मिलाकर टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 400 + 50 इज इक्वल टू 500। तो 500 रुपए हमारा जो है क्रय मूल्य हो गया, कॉस्ट प्राइस। और फिर बेचा कितने में उसने, 600 रुपए में। सेलिंग प्राइस हो गया 600 रुपए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, आपने कम का खरीदा और ज्यादा का बेच रहे हो, यानी कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो छोटा है सेलिंग प्राइस है। और ऐसी कंडीशन में जब हम चीजों को सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं तो हमें हो जाता है प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के बराबर में। तो सेलिंग प्राइस 600 रुपए का हमने सामान बेचा, जबकि केवल 500 रुपए हमने उसको खरीद लिया था, तो हमें यहाँ पे 100 रुपए का हो गया है प्रॉफिट। हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चे लाभ प्रतिशत बराबर होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और इंटू में 100। लाभ आपका 100 है, क्रय मूल्य हमारा 500 रुपए, और इंटू में आपको 100 करना है। सोल्व करेंगे बच्चे, 100 पंजे 500 और 500 से 100 कटेगा 20 बार, तो बच्चे हमारा 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। यहां पर जो आपको याद रखने वाली चीज है इस क्वेश्चन में, वो ये ध्यान रखना, हम सामान को जितने में खरीदेंगे और उसके ऊपर जो भी हमारा खर्च होगा, वो चाहे हमारे उसको मरम्मत कराने में हुआ हो या फिर उसको वहां से घर तक लाने के लिए हमने कुछ किराया दिया हो, वो सारा का सारा जो चार्ज होता है वो हमारा क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। और सबको जुड़ने के बाद ही जो हमारी जेब से टोटल खर्च हुआ वो हमारा कुल क्रय मूल्य माना जाता है, और हम जो बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर ही हमारा लाभ या हानि होता है।
अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में लाभ होगा। यहीं पर अगर हमारा क्रय मूल्य कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, विक्रय मूल्य कम हो जाए तो हानि हो जाएगी। जैसे कि अगला प्रश्न आप देख रहे हो यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है? इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक कार को 45,000 में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें यहां पर बेचने पर कहा गया है, और जब हमसे बेचने पर कहा गया है तो इसमें हमें सेलिंग प्राइस दिया है विक्रय मूल्य, जो कि कितना है 45,000 रुपए, और हानि हो गई, इसको लॉस परसेंटेज हो गया कितना 10% का, पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब बच्चे आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिए जाए और आपको पूछा जाए क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर आपको क्या करना है, जितना भी आपका लॉस प्रतिशत है उसको डिवाइड करना है 100 माइनस लॉस प्रतिशत और इनटू में आपको सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य लॉस प्रतिशत कितना है बच्चे 10%, और 100 में से 10 गया आपका हो गया 90, और इनटू में सेलिंग प्राइस है आपका 45,000। हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल, और 9 पंजे 45। यहां पर आपका क्रय मूल्य बराबर होता है बच्चे 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर आपका लॉस है तो माइनस करेंगे, और प्रॉफिट होता है तो प्लस करते, और इनटू में सेलिंग प्राइस, जितने में हमने सामान को बेचा। तो आपका 100 अपॉन 100 माइनस लॉस प्रतिशत कितना है 10, तो इंटू 90, और इंटू में सेलिंग प्राइस 45,000। इसको हम सोल्व करेंगे बच्चे, 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया, और 9 पंजे 45, ये हमारा हो गया 5,000। 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50,000। तो टोटल जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो हमारा 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इस वाले सवाल में और इसमें क्या, देखो इसमें भी सामान को बेचा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में हमें हुई थी हानि और इस वाले क्वेश्चन में हुआ है लाभ। दोनों सवाल हैं सेम ही, तो मैंने आपको दोनों रखे हैं यहाँ पे। अब इसमें बच्चे हमें एक पुस्तक को 72 रुपए में बेचकर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो गया 72 रुपीज हुआ, और 20% का लाभ होता है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका 20% है। पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम फॉर्मूला रहेगा, क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइड बाय, अगर हमें लाभ हो रहा है, पहले वाले में हानि था तो माइनस किया था, अगर लाभ है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लगाओगे, और इनटू में जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, तो 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20, तो आपका हो जाएगा 120 इंटू में 72, क्योंकि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 72 रुपए है। 0 से 0 आप कैंसिल कर दो, और 12 छिक 72 कितना हुआ 10 इंटू 6 बराबर में 60 रुपए। तो टोटल जो आपका क्रय मूल्य होगा वो 60 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, बस ध्यान रखना है, भूलना नहीं है कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, लॉस परसेंटेज दिया गया है, और आपको क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य बराबर आपको लगाना है 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू में सेलिंग प्राइस। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है तो क्रय मूल्य पूछा है और एसपी, तो ये नोट कर लो, अपनी कॉपी पेन उठा के तो रखी रखा होगा। अगला सवाल है आपका साधारण ब्याज से, कितने समय में 800 रुपए का ब्याज 4% वार्षिक ब्याज दर से 160 हो जाएगा। ये हमें मूलधन दिया गया हमारा, ये क्या है हमारा मूलधन है, ये हमारी दर प्रतिशत है आर, और 160 जो है ये ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट। और आपको पूछा कितने समय में, समय हमें ज्ञात करना है। तो समय बराबर क्या होता है बच्चे, साधारण ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाय मूलधन गुणा दर। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160 रुपए है साधारण ब्याज, इंटू में 100 करेंगे, और हमारा मूलधन कितना है 800 इंटू में दर, दर है हमारी है 4%। इसको हल कर देंगे बच्चे, दोनों जीरो से दोनों जीरो चली गई, 8 दूनी 16 कितना हो गया 20, और 4 पंजे 20। तो टोटल जो टाइम लगेगा वो हमें 5 वर्ष लगने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। इसी ही सूत्र से हम लोग, कभी कभी हमें समय दे देगा तो मूलधन गायब कर देगा, और कभी कभी समय और मूलधन दोनों देगा तो दर गायब कर लेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही रहेगा, अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपका वही रहेगा साधारण ब्याज इंटू 100। बस ये जो मूलधन है ये समय की जगह चला जाएगा और समय मूलधन के पास आ जाएगा, इतना सा इसमें बदलाव होगा। और अगर दर निकालना है तो मुझे बताओ दर का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका अच्छा सवाल है, प्रतिशत से हर साल वो पूछ लेता है हम लोगों से। क्वेश्चन है कि 300 का 90% प्लस 90 का 30% कितना होगा। देखो जब भी हम किसी संख्या की प्रतिशत वैल्यू निकालते हैं, जैसे 300 का 90% निकालना है, तो आपको क्या करना है 300 का मतलब गुणा, और 90% है तो 90 और डिवाइड बाय 100, फिर उसके बाद प्लस करना है। फिर कह रहा है 90 का 30% निकालो, तो इसी तरीके से आप 90 गुणा 30 और डिवाइड बाय 100, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 जरूर लगता है। इससे 100 से 300 कटेगा 3 बार, और 100 से ये दोनों जीरो यहां पर चली जाएगी। 9 तिया कितना हो गया 27, 270, और 9 तिया आपका हो गया 27। दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे, प्लस करने पर हमें मिलेगा 7 और 7 2 9 और 2 कितना हो गया 297। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर।
अब ये वाला सवाल है, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारे गलती कर देते हैं क्योंकि इसको लंबे तरीके से करते हैं। लंबे से नहीं करना। आपका सवाल है कि 17 सही, क्या है सवाल आपका, 17 सही 1/16 को दशमलव में बदलो। तो आपको क्या करना है, पूरी संख्या को वो नहीं करना कि 16 की 17 से गुणा करो फिर 1 प्लस करो फिर बदलो, नहीं, आपको क्या करना है, 17 रहने दो, 1/16 को बदल लो। कैसे, देखो ये वाला ऊपर वाला है अंश और नीचे वाला है हर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी से गुणा करने, बड़ी छोटी का कोई मतलब नहीं, हमेशा ऊपर वाली संख्या न्यूमरेटर अंश को हर से भाग करते हैं। तो हमने 1 को भाग करना है किससे, 16 से। अब भाई 16 से भाग करेंगे, 1 को पहाड़ा तो नहीं चलेगा, एक दशमलव लगा दी, एक जीरो लगा लिया, अब भी तो छोटा है, फिर एक जीरो लगा के एक जीरो हमने उतार ली। अब 16 छिक्कम कितना हो गया, 96, माइनस करें 10 में 6 गया 4 और आपका 9 में से 9 गया जीरो, उड़ा लिया जीरो। 16 दूनी कितना हो गया 32, 40 में से 32 गए 8 फिर जीरो और 16 पंजे हो गया 80। कितना आया भाग करके, 0.0625। अब ये 17 कहाँ गया भाई। अब ये जो दशमलव से पहले जो ये जो भी हमारा सही वाली संख्या होगी, जैसे यहाँ 17 था तो उसको दशमलव से पहले लगा देना है और बाकी का जो आया वो उसके पीछे रखना है 625। तो आपका उत्तर हो जाएगा 17.0625। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला भी अच्छा सवाल है। हर बार पता नहीं क्यों पेपर में वो दे रहा है, बच्चों को कंफ्यूज करना चाहता है, लेकिन बच्चे तो पहले ही स्मार्ट है। प्रश्न में कहा है कि 485 4.3 को अगर भाग करता है 3.3 से तो उसको मिलता है 1471। अब ये कह रहा कि अगर अब ये 48.543 को भाग करता है 33 से तो कितना उत्तर आना चाहिए। तो बच्चे पहले इसको ध्यान दो सवाल को, यहां पर क्या है, पीछे से एक के बाद दशमलव है और यहां पर भी एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट सकता है, यानी कि जब हम पूरी पूरी संख्याओं को भाग करते हैं तो भाग करने पर मिलता है मुझे ये। अब इस वाली संख्या में देखो कहीं पर भी दशमलव नहीं है और दूसरी बार में संख्या तो सेम है, भाग करके यानी कि उत्तर तो सेम ही आएगा 1471, लेकिन दशमलव कहां लगेगी ये बात हमें डिसाइड करनी है। अब क्योंकि देखो दशमलव से दशमलव यहाँ पे कैंसिल हो चुका था, नहीं है दशमलव, अब यहाँ पे पूरी पूरी संख्या है। अब यहाँ पे कितने के बाद दशमलव लगाई इसने, 3 के बाद, तो अगर यहाँ पे 3 के बाद दशमलव है तो उत्तर में भी हमारे 3 के बाद दशमलव आनी चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा 1.471। ऑप्शन नंबर 1.471 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है आपका 3 सैकड़ा। 3 सैकड़ा का मतलब हो गया बच्चा 300, 9 दहाई का मतलब हो गया 90 और इकाई इसमें नहीं है तो इकाई की जगह लगा दो 0 और प्लस 5000वां। अब आपको मैं बताऊं, देखो जब आपका इकाई दहाई सैकड़ा चलता है, फिर इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलता है, उसके बाद हजारवा से पहले, हजारवा से पहले आता है 10वां, नहीं है, उससे पहले आता है 100वां, वो भी नहीं है, और हजारवे पर क्या है 5 है। तो आपका उत्तर आ जाएगा 390.005, 390.005। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ध्यान रखना कि कोई भी संख्या अगर हम दशमलव की लिखते हैं तो दशमलव का जो पहला स्थान होता है वो 10वें का होता है, दूसरा स्थान जो होता है वो 100वें का होता है, और तीसरा स्थान जो है 1000वें का होता है, और चौथा स्थान हमारा 10,000वें का होता है। और इधर की तरफ जब हम चलते हैं वो इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का, इस तरह होता है। तो 3 सैकड़ा 9 दहाई, इकाई तो है ही नहीं तो 390 हो गया, और फिर हमारा 10वां गायब है, 100वां गायब है, सीधा हजारवा, तो 0.005 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 23/50 और एक संख्या है 46/50, तो दूसरी क्या होगी। तो बच्चे जब आपसे पूछा जाए दूसरी संख्या क्या होगी, नोट कर लो कॉपी पेन से। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको गुणनफल दिया जाएगा इस गुणनफल को भाग कर देना पहली संख्या से, जो भी या दी गई संख्या उससे भाग कर देना। तो आपको दिया है 23/50 जो है वो गुणनफल है, एक संख्या इससे भाग करेंगे कितना, 46/50 से। और आपको पता है ना जब हम भाग करते हैं क्या करना होता है, 23/50 इस भाग को बदल देते हैं गुणा में और इसको उल्टा कर देते हैं, नीचे वाले अंश को हर और हर को अंश, यानी कि 50/46 हो जाएगा। 50 से 50 गया और 23 ही कम 23 और 23 दूनी 46, कितना बच्चा 1/2। ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई ये वाले क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। बीन बीन के एक अच्छे से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए सिलेक्शन वाली। जितने रिजल्ट आएगा कमेंट में होना चाहिए कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास अच्छी लगी होगी और कंजूसी तो नहीं करोगे, पूरी पूरी उम्मीद है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।